सोचो, एक ऐसा यूरोप जहां कोई बॉर्डर नहीं है, एक ऐसी जगह जहां देशों को बांटने वाली रेखाएं मिट गई हैं और लोग आजादी से घूमते हैं, अपनी संस्कृति, विचार और सपने बांटते हैं। एक ऐसा यूरोप जहां अलग अलग देशों के लोग शांति और एकता से साथ रहते हैं। ये बस कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक सपना था जो बहुत से लोगों ने संजोया था। ये सपना था फ्रेडरिक सोर्यू का, एक फ्रांसीसी कलाकार जिसने 1848 में एक यूनाइटेड और डेमोक्रेटिक यूरोप को दिखाते हुए कई लिथोग्राफ्स बनाए। उसकी कलाकृतियां सिर्फ सजावट के लिए नहीं थीं, वो उम्मीद और एकता का एक जबरदस्त बयान थी। सोर्यू का विजन बहुत पावरफुल था। ये एक आवाज थी बदलाव के लिए, एक गुहार, एक बेहतर भविष्य के लिए जहां लोग बिना नेशनैलिटी और भेदभाव की दीवारों के साथ रह सकें। इसने कई यूरोपीय लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दर्शाया जो एक ऐसे महाद्वीप की कामना करते थे जो कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन से मुक्त हो। 19वीं सदी के शहरों के बस्टलिंग स्क्वायर्स और गलियों में ये सपना गूंजता था। अपनी कलाकृतियों में सोर्यू ने हर वर्ग के लोगों को अलग अलग देशों से ब्रदरहुड के झंडे तले इकट्ठा होते हुए दिखाया। उसकी इमेजेस सिंबलिज्म से भरी थीं। हर फिगर यूरोप के अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करती थी। वो झंडे लेकर चल रहे थे जो उनकी अलग पहचान दिखा रहे थे, फिर भी वो एक शेयर्ड फ्यूचर की तरफ साथ चल रहे थे। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी सोर्यू के विजन का मूल था। सोर्यू का विजन एक यूटोपियन विजन था, लेकिन ये नेशनलिज्म की बहती भावना को रिफ्लेक्ट करता था जो 19वीं सदी में पूरे यूरोप में फैल रही थी। ये नेशनलिज्म सिर्फ अपने देश पर गर्व करने के बारे में नहीं था, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन और फ्रीडम की चाह के बारे में था। ये नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स थी। इसने रेवोल्यूशंस और मूवमेंट्स को इंस्पायर किया, जिससे लोग अपने अधिकारों और अपने देशों की सॉवरेंटी के लिए लड़े। ये कई फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स मिक्स से प्रेरित था, जिनमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और रोमांटिसिज्म का उदय शामिल है। इनमें से हर मूवमेंट ने यूरोप के बदलते लैंडस्केप में पॉलिटिकली और सोशली योगदान दिया। नेशनलिज्म का यूरोप के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने नए नेशन स्टेट्स के निर्माण का रास्ता खोला, यूरोप के नक्शे को ऐसे तरीके से रिड्रॉ किया जिसके लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इससे नए नेशन स्टेट्स तो बने, लेकिन इसने कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन में भी योगदान दिया। लोगों को जोड़ने वाली फोर्स में ही उन्हें अलग करने की ताकत भी थी। सोर्यू का यूनाइटेड यूरोप का सपना 19वीं सदी में पूरी तरह से साकार नहीं हुआ। एकता का रास्ता चुनौतियों और असफलताओं से भरा था। हालांकि उसका विजन आज भी गूंजता है, हमें देशों के बीच डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। यूरोपियन यूनियन अपने यूनिटी और कोलैबोरेशन पर जोर के साथ सोर्यू के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करती है। 19वीं सदी के नेशनलिज्म की कहानी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड है। ये एम्बिशन और स्ट्रगल, सपनों और रियलिटीज की कहानी है। ये प्रोग्रेस और ट्रेजेडी, होप और डिस्पेयर दोनों की कहानी है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें सीखे गए सबक और वो सपने दिखाई देते हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। साल 1787, एक साल जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई जिसने यूरोप की नींव हिला दी। 14 जुलाई को बास्टील पर धावा लोगों के टिरनी और ऑपरेशन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया। ये बस एक पॉलिटिकल अपहीवल नहीं था, ये एक कल्चरल अर्थक्वेक था। सैलॉन्स और कैफेज में लोग राइट्स, गवर्नेंस और अपने देश के भविष्य के बारे में बहस करते थे। रेवोल्यूशन ने नेशनल आइडेंटिटी की एक नई भावना को जगाया, न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में। तिरंगा झंडा इस नई एकता और उद्देश्य का एक पावरफुल एम्ब्लेम बन गया। लिबर्टे, इगैलिटे, फ्रैटर्निटे, आजादी, समानता, भाईचारा का नारा फ्रांस की सीमाओं के बाहर भी गूंजा। ये उन लोगों के लिए एक आह्वान था जो फ्रीडम और जस्टिस के लिए तरस रहे थे। इस नई नेशनल स्पिरिट की कीला पैट्री, मातृभूमि और ले सिटवायन, नागरिक के कॉन्सेप्ट्स थे। इन विचारों ने बिलोंगिंग और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा दिया। अब लोग सिर्फ राजा के प्रजा नहीं थे। रेवोल्यूशन ने मोनार्की के विचार को ही चुनौती दी, एक रिपब्लिक की वकालत की जहां पावर लोगों के पास हो। अब वो एक नेशन के सिटीजन्स थे जो शेयर्ड वैल्यूज और एक कॉमन डेस्टिनी से बंधे थे। वोटिंग और असेंबलीज में पार्टिसिपेट करना उनके नए अधिकारों का प्रकटीकरण बन गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक यूनाइटेड पीपल की पावर को दिखाया। मैस गैदरिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस ने लोगों की कलेक्टिव स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को दिखाया। इसने दिखाया कि आम नागरिक ऑप्रेसिव रिजिम्स को उखाड़ फेंक सकते हैं और एक नया सोशल ऑर्डर बना सकते हैं। रेवोल्यूशनरी लीडर्स सामने आए जो लोगों को एक जस्ट सोसाइटी के विजन की ओर ले जा रहे थे। रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट गहरा और दूरगामी था। रेवोल्यूशनरी आइडियाज आग की तरह फैल गए, जिससे अनगिनत लोग अपने खुद के ऑप्रेसिव सिस्टम्स को चुनौती देने के लिए इंस्पायर हुए। इसने आइबेरियन पेनिनसुला से लेकर रशियन एम्पायर तक
पूरे यूरोप में पॉलिटिकल और सोशल चेंज के मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। दूसरे रेवोल्यूशंस के लीडर्स ने फ्रांस को होप और पॉसिबिलिटी के बीकन के रूप में देखा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी उन लोगों के लिए रैलीइंग क्राइज बन गए जो ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटीज बनाना चाहते थे। ये प्रिंसिपल्स बॉर्डर्स और कल्चर्स से परे थे। हालांकि रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म की ऐसी फोर्सेस को भी अनलीश किया जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकती थी। नेशनलिज्म ने एकता को तो बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट के बीज भी बोए। इसने जहां नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट्स को इंस्पायर किया, वहीं इसने अग्रेसिव नेशनलिज्म के उदय में भी योगदान दिया, जिसके 20वीं सदी में विनाशकारी परिणाम हुए। नेशनल आइडेंटिटी का जज्बा कभी कभी जिनोफोबिया और मिलिटरिज्म में बदल जाता था। असल में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पैंडोरास बॉक्स खोल दिया, जिससे नेशनलिज्म का पोटेंट फोर्स दुनिया पर अनलीश हो गया। इस फोर्स ने आने वाली सदियों तक अच्छे या बुरे के लिए देशों की डेस्टिनीज को आकार दिया। 19वीं सदी ने एक और रेवोल्यूशन देखी जो स्टीम इंजन्स और फैक्ट्रीज से चली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस दौर ने अग्रेरियन इकोनॉमीज से इंडस्ट्रियल पावर हाउसेज में एक बड़ा बदलाव देखा, जिससे लोगों के जीने और काम करने का तरीका बुनियादी तौर पर बदल गया। मशीनों की खड़खड़ाहट और फैक्ट्री चिमनीज से निकलता धुआं प्रोग्रेस और इनोवेशन के नए सिंबल्स बन गए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस अभूतपूर्व दौर का यूरोप के सोशल फैब्रिक पर गहरा प्रभाव पड़ा। काम और बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में लोग अर्बन एरियाज में आने लगे, जिससे शहर तेजी से फैलने लगे। यूरोप का लैंडस्केप बदल गया। बस्लिंग सिटीज और फैले हुए इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस नए नॉर्म बन गए। इससे एक नए मिडिल क्लास का उदय हुआ, जो अर्बन सेंटर्स में कंसंट्रेटेड था और जिसके पास नया वेल्थ और इन्फ्लुएंस था। ये मिडिल क्लास, जिसे अक्सर बूर्जुआजी कहा जाता है, इकोनॉमिक और सोशल चेंज की ड्राइविंग फोर्स बन गया। ये एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स थे जो नई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में फल फूल रहे थे। इस बर्जनिंग मिडिल क्लास ने नेशनलिज्म के प्रसार में एक अहम भूमिका निभाई। उनकी इकोनॉमिक सक्सेस और सोशल मोबिलिटी ने उन्हें अपने देश की स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी में एक वेस्टेड इंटरेस्ट दिया। वो काउहुद को सिर्फ इंडिविजुअल्स के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े नेशनल कम्युनिटी के हिस्से के रूप में देखने लगे। एजुकेटेड और ज्यादा प्रॉस्परस होते हुए उन्होंने नेशनल आइडेंटिटी के विचार को प्राइड और यूनिटी के सोर्स के रूप में अपनाया। नेशनल सिंबल्स जैसे कि फ्लैग्स और एंथेम्स इस नई कलेक्टिव आइडेंटिटी के इंपॉर्टेंट मार्कर्स बन गए। मिडिल क्लास ने इन सिंबल्स को अपनी अचीवमेंट्स और एस्पिरेशंस के रिप्रेजेंटेशंस के रूप में देखा। इंडस्ट्रियल एरा प्रिंटिंग प्रेसेस के जरिए ज्यादा एक्सेसिबल हुए न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स और बुक्स ने नेशनलिस्ट आइडियाज को दूर दूर तक फैलाया। लिखित शब्द पब्लिक ओपिनियन को आकार देने और नेशनलिस्ट कॉजेज के लिए सपोर्ट जुटाने का एक पावरफुल टूल बन गया। लिटरेसी रेट्स बढ़े और उनके साथ नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा की पहुंच भी बढ़ी। मिडिल क्लास अपने बढ़ते इकोनॉमिक और सोशल क्लाउड के साथ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के लिए एक पावरफुल इंजन बन गया। उनका प्रभाव इकोनॉमिक स्फीयर से आगे बढ़ा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और राइट्स की मांग शुरू कर दी। वो अपने देशों को ऐसे तरीकों से रीशेप करना चाहते थे जो उनके वैल्यूज और इंटरेस्ट्स को रिफ्लेक्ट करें। उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी को अपने देश की सक्सेस से जुड़ा हुआ देखा। मिडिल क्लास और नेशन की फॉर्चून्स आपस में जुड़ गईं। हर एक दूसरे की सक्सेस से आगे बीआईएच रहा था। इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ने नेशनल प्राइड की भावना और अपने देश को फलता फूलता देखने की इच्छा को बढ़ावा दिया। इससे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की मांग हुई, जिससे उन्हें गवर्नमेंट में ज्यादा से मिले। मिडिल क्लास ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, सफरेज के विस्तार और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की स्थापना के लिए जोर दिया। उनका मानना था कि एक ज्यादा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव पॉलिटिकल सिस्टम उनके और देश के हितों को बेहतर ढंग से पूरा करेगा। वो एक ऐसे देश के लिए तरस रहे थे जो उनके वैल्यूज, प्रोग्रेस, इकोनॉमिक फ्रीडम और नेशनल यूनिटी को रिफ्लेक्ट करे। ये आइडियल्स पूरे यूरोप में फैले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के कॉर्नरस्टोन्स बन गए। मिडिल क्लास ने एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना की जहां उनका देश मॉडर्निटी और प्रॉस्पेरिटी का बीकन होगा। असल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म के इंजन के लिए फ्यूल प्रदान किया। इसके द्वारा लाए गए इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जड़ पकड़ने और फलने फूलने के लिए जरूरी कंडीशंस पैदा किए। इंडस्ट्रियल एज सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का समय नहीं था, बल्कि प्रोफाउंड आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर भी था। इसने वो कंडीशंस, एक बर्जनिंग मिडिल क्लास, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन और शेयर्ड पर्पस की भावना पैदा की,
जिससे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट फल फूल सके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की एक सीरीज से ज्यादा थी। ये नेशनल कॉन्शियसनेस और यूनिटी के एक नए एरा के लिए कैटलिस्ट थी। 19वीं सदी में लिबरलिज्म एक प्रमुख पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में उभरा, जिसने उस दौर के डिस्कोर्स को आकार दिया, खास तौर पर बढ़ते और प्रभावशाली मिडिल क्लास के बीच। लिबरलिज्म ने इंडिविजुअल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट और फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स का समर्थन किया। दिलचस्प बात यह है कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म अलग अलग होते हुए भी अक्सर प्रैक्टिस में साथ साथ चलते थे। लिबरल्स ने नेशन स्टेट को अपने एम्बिशियस गोल्स को हासिल करने के लिए आइडियल व्हीकल के रूप में देखा। उनका मानना था कि एक यूनिफाइड नेशन से ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। इस इंटरट्वाइंड रिलेशनशिप का एक सबसे जबरदस्त उदाहरण ज़ोल्वरेन था, एक कस्टम्स यूनियन जो 1834 में जर्मन स्टेट्स के बीच स्थापित किया गया था। ज़ोल्वरेन ने अपने मेंबर्स के बीच टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया, जिससे एक फ्री ट्रेड जोन बन गया, जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया। बदले में इस इकोनॉमिक सक्सेस ने जर्मन यूनिटी की भावना को बढ़ावा दिया और 1871 में जर्मनी के इवेंचुअल पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का रास्ता तैयार किया। ज़ोल्वरेन ने दिखाया कि कैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नेशनल यूनिटी का एक पावरफुल ड्राइवर हो सकता है। लिबरलिज्म ने इंडिविजुअल राइट्स और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर अपने जोर के साथ कई नेशनलिस्ट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान किया जो यूनिफाइड और इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। हालांकि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के बीच ये यूनियन अपने कॉन्ट्रडिक्शंस के बिना नहीं था, जैसा कि 19वीं सदी के अंत में ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म के उदय से पता चलेगा।